ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों रहे हैं और इसकी अभी तक हमने आपको 7 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हमारी कक्षा संख्या 8वीं कक्षा है। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है इसकी, वहां पर आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी प्रवेशा नाम की प्लेलिस्ट है। तो पीछे की कक्षाएं आपने नहीं पढ़ा है तो उनको पहले क्रम से पढ़ के आइएगा। ठीक है, अभी तक हमारे इस पुस्तक में 8 प्रकरण हैं। 2 प्रकरण हमारे कंप्लीट हो गए। एक प्रकरण हमारा पहला था जिसमें सामान्य प्रकरण, ठीक है, सामान्य प्रकरण हमारा पूरा हो गया, उसमें बातें बता दी। दूसरा प्रकरण हमारा था प्रत्याहार प्रकरण। प्रत्याहार के विषय में मैंने सरल से सरल ढंग से और विस्तार से आपको समझा दिया। ठीक है, जिनको भी प्रत्याहार सीखना हो, जानना हो प्रत्याहार क्या है, तो आप इस सीरीज की प्रत्याहार प्रकरण की वीडियो देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। अब हमारा तीसरा प्रकरण आ रहा है। तीसरा प्रकरण हमारा, इसमें क्या बताया था आपको हमने? अनुवृत्ति, पदच्छेद, विभक्ति प्रकरण। ठीक है, आइएगा पुस्तक के अनुसार ही पढ़ेंगे। अथ तृतीय प्रकरणम, ये तीसरा प्रकरण है। ठीक है, इसमें यहां पर लिखते हैं अनुवृत्ति, पदच्छेद, विभक्ति प्रकरण। आपको सामान्य संस्कृत भाषा आती है, अनुवाद आदि आते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक शब्द पदच्छेद का अर्थ आपको मालूम होगा। पदच्छेद माने पदों को अलग अलग करना। कहीं पर जो संस्कृत के शब्द हैं वो कई जुड़े हुए दिखते हैं, तो उनको अलग अलग करके दिखाने का नाम क्या है? पदच्छेद। विभक्ति, विभक्ति आप जानते ही हैं, प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति आदि, वही है। एक शब्द आपके लिए यहाँ पर नया हो सकता है अभी, अनुवृत्ति। इसमें और भी एक आध होंगे नए, परंतु ये अनुवृत्ति शब्द आपके लिए अभी नया होगा। परंतु व्याकरण पढ़ने के लिए चाहे आप पढ़ें प्राचीन व्याकरण, चाहे पढ़ें आप नव्य व्याकरण। अब आप कहेंगे प्राचीन क्या होता है, नव्य क्या होता है? ठीक है, नव्य व्याकरण होता है लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी की जो ग्रंथ हैं व्याकरण के, वो नव्य व्याकरण। प्राचीन व्याकरण होता है कि जो महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के सूत्र बनाए हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में पढ़ना, वो होता है प्राचीन व्याकरण। प्राचीन व्याकरण का दूसरा नाम है आर्ष व्याकरण। ठीक है, तो अब आपको अनुवृत्ति, व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अनुवृत्ति शब्द
बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, तब वो कुछ समझ सकेंगे कि पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहे। आइएगा आचार्य जी के शब्दों में ही पढ़ेंगे, देखिएगा। प्रत्याहार सूत्रों के पश्चात वृद्धिरादि आदि सूत्र पाठ आरंभ होता है। ये अष्टाध्यायी पुस्तक है, आपके पास में होगी, ठीक है। इसमें प्रत्याहार सूत्र हैं 14, उनके बाद में फिर अष्टाध्यायी के जो मुख्य सूत्र हैं वृद्धिरादि आदि, इनका क्रम होता है। ये आपको अष्टाध्यायी में क्रम से मिलेंगे, ठीक है। अतः अब सूत्र की व्याख्या के संबंध में वर्णन किया जाता है। अब इन सूत्रों को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, इनको समझने का तरीका क्या है, इनका व्याख्यान करने का तरीका क्या है। देखो वृद्धिरादि अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो कैसे समझें। तो वही कहा, अब क्या है, सूत्र की व्याख्या के संबंध में वर्णन किया जाता है कि इस प्रकार से लगभग 4000 सूत्र हैं। उन 4000 सूत्रों को हम किस प्रकार से समझें कि ये सूत्र ये कह रहा है, ठीक है। सूत्रों की व्याख्या निम्न 8 प्रकार से की जाती है, ध्यान रखेंगे, ये आप पॉइंट को नोट करेंगे। जब महर्षि पाणिनि का हम सूत्र पढ़ते हैं वृद्धिरादि आदि, तो इस सूत्र को 8 प्रकार से क्रम से समझते हैं, ठीक है। 8 प्रकार हैं सूत्र को समझने के। 8 प्रकार का मतलब ये नहीं है कि 8 में से कोई एक प्रकार से समझ में नहीं आ जाएगा, नहीं, पूरे 8 प्रकार से उसमें हम देखते हैं, तब जाकर के सूत्र का अर्थ समझ में आता है। नंबर 1 प्रकार है अनुवृत्ति। कोई भी हम सूत्र समझेंगे तो हमें वह अनुवृत्ति जांचनी होगी, चेक करनी होगी। दूसरा प्रकार है पदच्छेद, कि इसमें कौन कौन से शब्द हैं। अभी तो आपको ये एक शब्द दिख रहा है, परंतु एक नहीं है, इसमें कई शब्द हैं। उन शब्दों को अलग अलग करने का नाम पदच्छेद होता है। और विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, विभक्ति के साथ में वचन। विभक्ति से यहाँ वचन भी आ जाता है, विभक्ति शब्द से यहाँ विभक्ति और वचन दोनों का कथन है, ठीक है। ये एक वचन है, द्विवचन है, या तृतीय व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति है ये। चौथा प्रकार हमें समझना होता है समास, कि इसके अंदर कहीं समास तो नहीं है इन सूत्रों के अंदर शब्दों का, और समास वो है तो कौन सा है। पांचवा है अन्वय, सूत्र में पड़े हुए जो पद हैं उनका क्रम क्या है। सूत्र के अनुसार क्रम रखेंगे तो अर्थ नहीं लगेगा कि पीछे जो पद पड़ा हुआ है वो आगे लाना है, बीच में लाना है। तो सूत्र में पड़े हुए शब्दों को क्रमशः रखना, जैसे श्लोक होता है, श्लोक के जो शब्द होते हैं उनको क्रमशः रखते हैं। श्लोक में तो आगे पीछे होते हैं, उसको कहते हैं अन्वय। सूत्र के शब्दों को क्रम से रखना, ठीक है। ये यहां पर क्रम से नहीं रखा हुआ, ध्यान रखेंगे। अर्थ छठवां है, उसका फिर अर्थ करते हैं। क्या करते हैं, अर्थ। सातवां है, उसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण माने ये सूत्र कहां काम करता है, एग्जाम्पल दे के दिखाते। और आठवां प्रकार होता है सिद्धि, जो हमने उदाहरण लिया, कोई शब्द लिया, उसकी सिद्धि माने उसको खोल करके बताना। इस शब्द में ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये आगम है, और ये सूत्र इसमें ये काम करेगा, इसको कहते हैं सिद्धि, ठीक है। सिद्धि हो सकता है आप बिल्कुल नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे आपको बता देंगे। तो कोई भी सूत्र हम पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इन 8 बातों पर विचार करना हो। ध्यान रखें, ये रट लीजिए एकदम। अनुवृत्ति, पदच्छेद,
विभक्ति माने विभक्ति वचन, समास, अन्वय, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि। जब ये आठों हम कर लेते हैं तब हमें सूत्र पूरी तरह से समझ में आ जाता है। ध्यान रखिए, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। बहुत सुंदर क्रम से आचार्य जी ने बनाया है। इस प्रकरण में अनुवृत्ति, पदच्छेद एवं विभक्ति के विषय में ही बताया जाएगा शेषार्थ। जो ये दूसरा प्रकरण है, इनमें जो ये 8 बताए हैं, 8 में से 3 लिए जाएंगे। अनुवृत्ति के विषय में बताया जाएगा अनुवृत्ति क्या होती है, और पदच्छेद क्या होता है, कैसे करते हैं, और विभक्ति माने वचन। बाकी के जो 5 बच गए उनको आगे के प्रकरण में पढ़ेंगे, ठीक है, चौथे 5 में। अब आइएगा, अब चलते हैं अनुवृत्ति शब्द। अनुवृत्ति शब्द, अनुवृत्ति शब्द का वैसे अनु माने पीछे, वृत्ति माने व्यवहार। एक सामान्य अर्थ लें, वृत्ति माने व्यवहार, अनु माने पीछे। तो पीछे से चलने वाला व्यवहार या पीछे से आने वाला व्यवहार, ठीक है। जैसे मानिएगा, जो मेरा व्यवहार है, माने जो मैं हूं, कुछ करता हूं, इस सामान्य उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो मेरे जो भी व्यवहार हैं उसमें कुछ तो मेरा अपना सीखा हुआ व्यवहार है और कुछ मेरा पीछे से आया हुआ व्यवहार। कैसे पीछे? मेरे माता पिता से कुछ व्यवहार आया है, या कुछ मेरी जो कुल खानदान की परंपराएं हैं उनसे पीछे कुछ आया हुआ व्यवहार है, उसके अकॉर्डिंग में व्यवहार करता हूं, ठीक है। सारे व्यवहार जब भी मैं किसी से करता हूं तो वो मेरे व्यक्तिगत नहीं होते, वो कुछ मेरे अंदर जो व्यवहार आते हैं, जो मैंने सीखे हैं, वो पीछे से सीखे हैं। वो मेरे दादा, परदादा, पिता, माता, ठीक है, नाना, मामा, मामी आदि उनसे आते हैं। बोलचाल का ढंग, शब्द, एक्शन। तो अनु माने पीछे और वृत्ति माने व्यवहार, सामान्य अर्थ है। अब यही सूत्र में भी ऐसे लगता है, ठीक है। आइएगा, जैसे प्रश्न है, अनुवृत्ति किसे कहते हैं? व्याकरण शास्त्र में अनुवृत्ति शब्द पढ़ाने वाले प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या है गुरुजी? लो, गुरुजी बता रहे हैं। उत्तर है, सूत्र में आने वाले शब्दों का आगे आने वाले सूत्र से संबंध हो जाना अनुवृत्ति कहलाता है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। चलिए, क्या कह रहे हैं? कोई सूत्र आया, अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र है। कोई हमने सूत्र देखा, वो सूत्र हैं, उस सूत्र आने वाले शब्दों का, या सूत्र में आने वाले शब्दों का आगे आने वाले सूत्र से संबंध हो जाना। कोई सूत्र मानिएगा ये, अब इसमें से कुछ शब्द का इसके आगे जो सूत्र हैं उनमें जुड़ जाना, का संबंध माने जुड़ जाना, क्या है? वही कहलाता है अनुवृत्ति। तो वही है, माने आगे, तो ये पीछे माना जाएगा, जिसके आगे वाला सूत्र, ये पीछे माने पीछे से आगे वाले सूत्र में आ जाना कुछ, ठीक है, कुछ आ जाना कहलाता है। जैसे मानिएगा, उदाहरण दे, वृद्धिरादयी सूत्र है, सूत्र में प्रोक्त, प्रोक्त माने कहे हुआ, कहे हुए कह सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र है, इसमें क्या है? वृद्धि शब्द का ध्यान रखेंगे। इसमें इसको तोड़ देते हैं तो एक वृद्धि शब्द निकलता है इसमें, और एक आदैच, दो अलग अलग कर देते हैं। तो इस वृद्धिरादैच सूत्र में से वृद्धि, ठीक है, ये आपका जब थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना तो ये अलग अलग ऐसे पद है। वृद्धि, ऐसे ना सोचेगा हमें दिख नहीं रहा आपको, ये ऐसे वृद्धि आदैच, जब इनको मिला के लिख देते हैं तो ये विसर्ग रेफ बन जाता है, ठीक है। तो वृद्धि शब्द का तथा अनेक गुण, अनेक गुणों में उक्त गुण शब्द का, गुण शब्द का संबंध एको गुण वृद्धि,
गुणः शब्द का संबंध एको गुण वृद्धि, ये जो आगे आ रहा है ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया, और ये सूत्र है तीसरा, एको गुण वृद्धि। अभी क्रम में आपको समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। एको गुण वृद्धि सूत्र में होना माने एको गुण वृद्धि सूत्र में क्या, ये वाले शब्द जुड़ते हैं, वृद्धि और गुण। वृद्धि और गुण ये शब्द क्या है, इस सूत्र में जाकर के मिल जाते हैं। तो क्या हुआ, तो यहां पर कहेंगे कि एको गुण वृद्धि सूत्र में वृद्धि और गुण अनुवृत्ति है, कि इनकी अनुवृत्ति है, माने इनका व्यवहार है, इनका संबंध है, ठीक है। हमेशा नीचे को जलता, ऊपर को नहीं जलता, ध्यान रखेंगे। एवं इसी प्रकार से तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र के सभी शब्दों का संबंध नाच झलऊ में होना। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम नाच झलऊ, इसके आगे ये सूत्र है, इस सूत्र में, इस सूत्र के सभी शब्द इसमें जुड़ते हैं। तो जुड़ते हैं तो क्या कहेंगे, नाच झलऊ में तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम की अनुवृत्ति है, का संबंध है। बस इसी व्यवहार को अनुवृत्ति कहते हैं। सूत्र के, ये हो गया, तथैव उसी प्रकार से, क्या है, तथैव उसी प्रकार से, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, सूत्र में उच्चरित प्रगृह्यम पद, ये है लास्ट में, शब्द का संबंध आगे आने वाला जो सूत्र है अदसो मात से लेकर के ईदु तौ सप्तम्य अर्थ है, यहां से लेकर के यहां तक, इसके बीच में और भी सूत्र है, इन सभी शब्दों में इसकी क्या है, अनुवृत्ति माने आता है, इसका व्यवहार, ये इसमें भी जुड़ता है और इसके बाद में सूत्र उसमें भी जुड़ता है और इसमें भी जुड़ता है। तो क्या कहेंगे, इन शब्दों में प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात प्रगृह्यम शब्द का संबंध जुड़ रहा है। इसी प्रकार अनुवृत्ति के महत्व तथा कार्य को सर्वत्र समझ, इसी प्रकार से क्या करना, अनुवृत्ति के महत्व को, कार्य को सर्वत्र समझना है। कि अधिकतर सूत्र क्या है, अकेले अपना अर्थ नहीं बनाते, उनमें पीछे से अनुवृत्ति आती है, कुछ शब्दों का संबंध जोड़ा जाता है, ठीक है। आइएगा, अब इतनी बात आपको समझ में आई, कमेंट के माध्यम से बताइए, वो कुछ सरल शब्दों में इतना आना चाहिए आपको, ठीक है। अनुवृत्ति का अर्थ क्या है, ऊपर वाले सूत्रों में से किसी एक पद का, दो पद का अथवा पूरे सूत्र का आगे आने वाले सूत्र के साथ में संबंध जोड़ने का नाम क्या है, अनुवृत्ति, ठीक है। अब आइए प्रश्न, अनुवृत्ति ज्ञान से क्या लाभ होता है, अनुवृत्ति के ज्ञान होने से फल लाभ क्या है, अब बता रहे हैं। उत्तर, पाणिनि जी की अष्टाध्यायी के अनुसार सूत्रार्थ करने में दो प्रकार के पद पाए जाते हैं। जब महर्षि पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है ये, इसके सूत्रों का जब हम अर्थ करते हैं तो उसमें दो प्रकार के पद पाए जाते हैं। अर्थ करने में किसी सूत्र का हम अर्थ करते हैं तो उसमें दो प्रकार के पद, कैसे, एक तो उसी सूत्र के, अर्थात जब हम अर्थ करते हैं तो क्या, एक तो हमें उस सूत्र के अंदर जो शब्द पड़े हुए उनका अर्थ वहां दिखता है, दूसरे ऊपर के सूत्रों से आए हुए, दूसरों से क्या, दूसरा अर्थ उसमें यह दिखता है कि ऊपर से भी कोई शब्द आकर के इसमें अर्थ दे रहा है, ठीक है। क्योंकि उस सूत्र में जो शब्द पड़े हुए थे उनका ही अर्थ करेंगे तो उस सूत्र का अर्थ सही नहीं बनता। ऊपर से आने वाले अनुवृत्ति पद का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। इसलिए क्या है, ऊपर से आने वाले जो शब्द हैं उनके अनुवृत्ति पद, कौन कौन से अनुवृत्ति आ रही है, पद जोड़े जा रहे संबंध, उनका ज्ञान नितांत आवश्यक है, अन्यथा आप किसी भी सूत्र का सही अर्थ नहीं कर सकते। उसके बिना वृत्ति रटने का भारी परिश्रम करना महर्षि पाणिनि की तपस्या की हत्या तथा अपने समय का अपव्यय करना है। इसलिए
ध्यान रखेंगे। केवल रट्टा मार लेना कि भाई इस सूत्र का ये अर्थ है, ये कोई ध्यान रखना ही नहीं कि ऊपर से कहां से ये अर्थ आया, इस सूत्र में ये शब्द तो है ही नहीं, पर रट्टा मार लिया, तो रट्टा मारा तो भूल जाते हैं। ये महर्षि पाणिनि की प्रक्रिया नहीं, ये तो महर्षि पाणिनि की जो प्रक्रिया उन्होंने श्रेष्ठ प्रक्रिया दी व्याकरण की, उसकी हत्या मानो है, उसका नाश करने वाला है वास्तव में। तो क्या होता है वास्तव में लघु सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी है, इनमें क्या होता है, इनमें सूत्रों का अर्थ रटाया जाता है। परंतु जब प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रमानुसार पढ़ते हैं, तो फिर अर्थ रटना नहीं पड़ता है, सूत्र रटने पड़ते हैं। सूत्र तो छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यदि महर्षि पाणिनि के व्याकरण को ठीक प्रकार से समझना है और अपने समय का सदुपयोग करना है, तो क्या है, रटना नहीं है, समझना है। ये तो आप सभी सहमत होंगे, आप सभी सहमत होंगे। आइएगा अब प्रश्न है आगे, अधिकार तथा अनुवृत्ति में क्या भेद है। ये शब्द आगे आपको प्रयोग में आएगा, अधिकार क्या है, अधिकार और अनुवृत्ति, जिस तो जान लिया हमने। अभी इसको अच्छी प्रकार से नोट भी कर लीजिए कॉपी पे, कि अधिकार और अनुवृत्ति ये जो दो शब्द हैं, इनमें कोई भेद है अथवा समान है। उत्तर दिया नंबर 1, अधिकार सूत्र। जो अष्टाध्यायी में जिन सूत्रों को कहा, ये अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार चलता है। जैसे किसी राजा का अधिकार होता है, वैसे सूत्रों का भी अधिकार होता है, और अन्य सूत्र में दूर तक जाता है। क्या है, जो अधिकार सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उसके आगे जो सूत्र दो और होते हैं, उनमें वो दूर तक चला जाता है, 20 सूत्र तक चला जाएगा, 50 तक चला जाएगा, 500 सूत्र तक भी चला जाएगा, या 500 सूत्र तक भी चला जाएगा। कुछ सूत्र हैं। अनुवृत्ति कुछ ही सूत्रों में। पहला भेद ये है कि जो अधिकार सूत्र होते हैं वो तो बहुत लंबा उनका चलता है, बहुत सारे सूत्रों में वो चलते रहते हैं अपने से आगे वाले सूत्रों। अनुवृत्ति होती है वो अधिक दूर तक नहीं चलती है। जिन पदों की अनुवृत्ति जाती है वो 2, 4, 5, 10 सूत्रों में चलती है, बस फिर समाप्त हो जाती है, हट जाती है। एक है। दूसरा भेद क्या है, अधिकार सूत्र अपने यहां कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। जो अधिकार सूत्र है वो वास्तव में अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, वो दूसरे के साथ में जुड़ करके ही अर्थ करता है कुछ। अधिकार सूत्र हैं, उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, परंतु दूसरों के साथ मिलकर के उसका अर्थ लगाया जाता है। अनुवृत्ति अपने यहां भी प्रयोजन सिद्ध करती है और अन्यत्र भी। जो अनुवृत्ति वाले पद होते हैं वो जिस सूत्र में पड़े हुए हैं वहां पर भी उनका अर्थ होता है, और आगे जिन सूत्रों में जाते हैं वहां पर भी उनका अर्थ होता है। यह अंतर, दूसरा अंतर हो गया कि अधिकार सूत्र का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, दूसरे सूत्रों के साथ मिलकर के ही उसका अर्थ निकलता है। परंतु जो अनुवृत्ति वाले सूत्र होते हैं उनका अपने आप का भी अर्थ होता है और दूसरों के साथ मिलकर के भी अर्थ देते हैं। ठीक है। तीसरा, अधिकारार्थ प्रोक्त संपूर्ण सूत्र अगले सूत्र में जाता है। ध्यान रखें, तीसरा अंतर क्या भेद है, जो अधिकार सूत्र होते हैं वो पूरे के पूरे चलते हैं, उनमें से कोई शब्द नहीं टूटता। जैसे अभी वृद्धिरादैच सूत्र था, तो जब अनुवृत्ति लाए थे तो वृद्धि की लाए थे, आदैच की नहीं लाए थे, हैं, आदैच की नहीं लाए थे। परंतु अधिकार जो सूत्र होते हैं वो पूरा जो कहा हुआ संपूर्ण सूत्र जाता है, पूरा का पूरा जाता है आगे आगे के सूत्रों में। परंतु अनुवृत्ति अधिकार अधिकतर सूत्र के किसी एक भाग की होती है और कहीं कहीं संपूर्ण की भी होती है।
अनुवृत्ति क्या होती है? अनुवृत्ति जिन सूत्रों में अनुवृत्ति चलती है जिन पदों की, तो कभी कभी पूरा सूत्र भी चलता है, जैसे अभी चला था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाज्झलौ में पूरा आया था। ठीक है, अभी भूमिका बन रही है, अभी आपको हो सकता है कुछ ऐसा लगे, अभी समझिएगा तो सुनिएगा। परंतु वृद्धिरादेश में क्या था? वृद्धि नहीं आया, वृद्धि आई थी, आदेश नहीं आया था। अदेंग गुणा में अदेंग नहीं आया था, गुण हाँ आगे आया था, तो इसलिए कहा। अब परंतु अनुवृत्ति अधिकतर मोस्टली क्या होता है, सूत्र के किसी एक भाग की ही होती है, पूरा सूत्र कम आता है, परंतु कहीं कहीं पूरे सूत्र की भी अनुवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति नाज्झलौ में आती है। ये हुआ आपका, क्या हुआ? ये हुआ आपका अधिकार और अनुवृत्ति सूत्र में अंतर। इसको भी आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, कमेंट करके मुझे बताएंगे अधिकार और अनुवृत्ति सूत्र का अंतर आपको समझ में आया? अभी हो सकता है 100% नहीं आएगा, जब पढ़ेंगे सूत्रों को तब आएगा। ठीक है, परंतु ये जो बताया आपको, फिर मैं बता देता हूं कि अधिकार सूत्र क्या है, दूसरे सूत्रों में दूर तक जाते हैं। अनुवृत्ति सूत्र होते हैं, उनके पद क्या है, आगे कुछ सूत्रों तक ही जाते हैं, पहला अंतर। दूसरा है अधिकार सूत्र अपना, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ दूसरे के साथ में बनता है। अनुवृत्ति का अपने यहां पर भी अकेले सूत्र अर्थ कर सकता है और उसका दूसरों के साथ मिलकर के भी अर्थ होता है। जैसे इसका अपने आप में भी अकेले में अर्थ है, इसका अपना अकेले में भी अर्थ है और इसके साथ मिलकर के भी अर्थ है। ठीक है, और अधिकार सूत्र पे होते हैं प्राय करके पूरे के पूरे जाते हैं, टूट के नहीं जाते, और अनुवृत्ति सूत्र प्राय करके क्या है, टूट करके जाते हैं, उनका एक भाग जाता है, परंतु कहीं कहीं पर पूरा चला जाता है। ये अंतर है 3 बस। ठीक है, अब यहां पर कुछ अधिकार सूत्र दिखाए गुरुजी ने, आइएगा बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध अधिकार सूत्र। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा संस्कार बनाइएगा। जैसे ये नंबर 1 कार के ये सूत्र है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र है। इसका अधिकार जाता है प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 55वें सूत्र तक जाता है। ये पूरा का पूरा, इसके आगे जो सूत्र है यहां तक, वहां तक चलता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्राक कड़ा समासः, ये 1 का 3 का है, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा, इसका अधिकार चलता है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38वें सूत्र तक, लंबा चला और पूरा का पूरा चला। सुपा, ये यहाँ 2 1 4 का है, तो इसका अधिकार, इसका भी अधिकार कहां तक चलता है, 2 2 38 संख्या बोलूंगा आप केवल। ठीक है, पहली संख्या अध्याय की, दूसरी संख्या पाद की, तीसरी संख्या सूत्र। चौथा अव्ययी भाव, इसका क्या है, ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र है। इसका अधिकार कहां तक चलता है, 2 1 20 तक, पूरा का पूरा। ठीक है, 5वां है अनभिहिते, 2 3 1, इसका अधिकार 2 3 की समाप्ति तक जाता है, 2 3 का जो अंतिम सूत्र है वहां तक जाता है। ठीक है, आर्ध धातु के 2 4 35, इसका अधिकार जाता है 2 4 57 तक। ठीक है, प्रत्यय, इसका 3 1 1, इसका अधिकार 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाता है। बताओ ये कहा जाता है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, वहां तक चलता है। ये ध्यान रखें, इन सूत्रों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, जितने भी ये सूत्र इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, परंतु दूसरे सूत्रों के साथ मिलकर के इनका अर्थ आता है। इसी प्रकार से परश्च, इसका भी ये 3 1 2 का है, इसका भी 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाता है। लगभग 1000 सूत्र हो जाते हैं, 1000 से भी अधिक, लगभग 1400 सूत्र करीब हो जाते हैं, 1400 सूत्र में चलता है।
धातो हो 3 1 91, इसका अधिकार जाता है 3 4 117 तक। ठीक है, कृत्या इसका जाता है ये 3 1 95वां सूत्र है, इसका अधिकार जाता है 3 1 133 तक। न्या प्रातिपदिका 4 1 1 ये जलता 5वें अध्याय की समाप्ति तक, 5वें अध्याय के अंत तक जाता है। तद्धिता, ठीक है, 4 1 76वां सूत्र है, इसका अधिकार भी कहा जाता है 5वें अध्याय के चौथे पाद के समाप्ति तक जाता है। 160वां अंतिम सूत्र है। समासांता 5 4 68, इसका अधिकार जाता है 5 4 160, माने 5वें अध्याय के अंत तक जाता है। ठीक है, 14 संहितायाम 6 1 70, इसका अधिकार जाता है 6 1 152 तक। ठीक है, अंगस्य 6 1 वो 6 4 1, इसका 7वें अध्याय की समाप्ति तक जाता है 7वें अध्याय की समाप्ति तक। तो आर्ध धातु की एक पहले भी आया, दूसरा ये 6 4 46, इसका अधिकार जाता है 6 4 69 तक, ये थोड़ा कम जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पदस्य 8 1 16, इसका अधिकार जाता है 4 8 4 54 तक। ठीक है, पदार्थ 8 1 17वां सूत्र, इसका अधिकार जाता है 8 1 69 तक जाता है। पूर्वत्र सिद्धम 8 2 1, इसका अष्टाध्यायी समाप्ति तक जाता है। अपदांतस्य मूर्धन्य 8 3 55, इसका अधिकार जाता है 8 3 116 तक। ये इति संक्षिप्ताधिकार सूत्र निदर्शनम, संपूर्ण अष्टाध्यायी में इसके अलावा और भी अधिकार सूत्र हैं, परंतु ये प्रसिद्ध अधिकार सूत्र है 20। अब समझ लीजिएगा, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, अपने आप अकेले में कोई अर्थ नहीं है, ये आगे के सूत्रों में मिलकर के अर्थ बना पाते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आज मैं इतना ही कराऊंगा आपको, ये हो गया। अब ये बताएंगे अनुवृत्ति सूत्र। ठीक है, अनुवृत्ति सूत्र कैसे होते हैं, इसमें उदाहरण सहित आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में बात करते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, इतना मैंने समझाया है आपको। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्रों, पाणिनि व्याकरण में एंट्री करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, और अपने मित्रों को जोड़िएगा। ठीक है, और इस चैनल पर आपके पास में समय है तो आप पढ़िएगा, यहां हमने ज्ञान का समुद्र भर दिया है। आप इस चैनल पर 10 वर्ष लगातार अध्ययन कर सकते हैं, बिना किसी दिन छोड़े हुए। प्रतिदिन 1-2 घंटे यदि लगातार आप अध्ययन करेंगे तो 10 वर्ष तक आप लगातार अध्ययन कर सकेंगे, और अपने सभी कार्यों को करते हुए। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करें। सर्वेभ्यो नमः।